हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज बेस्ड ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ईसीएस पर 90 डेज प्लान चल रहा है जिसमें पॉलिटी प्रियांशु दुबे सर खत्म कर चुके हैं और अब हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। मॉडर्न हिस्ट्री से सर ने स्टार्ट किया है, हम लोग उसके साथ एमसीक्यूज लगा रहे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बात करता है डीपीएसपी की, ये कौन से आर्टिकल्स के अंतर्गत है। आपको बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 के अंतर्गत किस किस आर्टिकल्स को इंक्लूड करता है। आपके ऑप्शंस हैं 35 से लेके 52 तक, 35 से लेके 51 तक, 36 से लेके 52 तक या फिर 36 से लेके 51 तक। सही ऑप्शन है डी 36 से लेके 51 तक। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो कि 1 to 4 है। पार्ट 2 सिटीजनशिप जो कि है 5 से लेके 11 तक। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट जो कि है 12 से लेके 35 तक। और पार्ट डी डीपीएसपी जो कि है 36 से लेके 51 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये जस्टिसिएबल है नेचर में, यानी कि अगर इनका इन्फोर्समेंट ना किया जाए सरकार के द्वारा तो आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं इनका इन्फोर्समेंट कराने के लिए। दूसरा, आर्टिकल 36 जो कि पार्ट 4 में है वो स्टेट को डिफाइन करता है और जो ये स्टेट की डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है जो कि पार्ट 3 में दी हुई है स्टेट की डेफिनेशन अंडर फंडामेंटल राइट्स पार्ट आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में भी आपको पता होगा, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि आर्टिकल 12 में भी स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है पार्ट 3 में। तो ये पूछना चाह रहा है कि क्या वो स्टेट की डेफिनेशन और जो ये स्टेट की डेफिनेशन है आर्टिकल 36 में जो कि डीपीएसपी के लिए दी गई है क्या ये सेम है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही है। सही आंसर है बी ओनली 2, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये जस्टिसेबल नहीं होते नेचर में। बस इतना लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गाइडलाइंस की तरह काम करेंगे पॉलिसी मेकिंग में। जब भी सरकार कोई नई पॉलिसी बना रही होगी तो वो इनको ध्यान रखते हुए बनाएगी, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहीं से भी जस्टिसेबल नहीं है। इनका एनफोर्समेंट कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। आर्टिकल 36 जिस स्टेट की बात करता है पार्ट 4 में, वही बिल्कुल पार्ट 3 स्टेट की बात करता है आर्टिकल 12 में। क्या कहता है कि जितनी भी स्टेट के अंतर्गत कौन कौन सी एजेंसीज आ जाएंगी, जितनी भी ऑर्गन्स लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव सेंटर की या स्टेट की हैं या फिर लोकल अथॉरिटीज या फिर जो भी और पब्लिक अथॉरिटीज जो है कंट्री में, यानी कि LIC, ONGC, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, सब कुछ आ जाएंगे स्टेट के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है इनमें से कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का वेलफेयर स्टेट की बात करता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी या फिर फिफ्थ शेड्यूल। आपको बताना है कि वेलफेयर स्टेट यानी कि लोक हितकारी राज्य की बात इनमें से कौन सा पार्ट करता है। सही ऑप्शन है सी डीपीएसपी। क्या कहता है कि ऐसी पॉलिसीज को बनाओ जो कि लोक हितकारी हो, यानी कि वेलफेयर स्टेट की बात कौन करता है, डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में से इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, कि अगर कोई स्टेट अगर स्टेट हमारी डीपीएसपी फॉलो नहीं करती है, ये स्टेट अभी मैंने आपको बताया कि ये स्टेट क्या है, आर्टिकल 36 में डिफाइंड है कि ये स्टेट क्या है, जो भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, वो है स्टेट। तो ये स्टेट को आप उत्तर प्रदेश स्टेट से कंफ्यूज ना हो। तो अब आपको बताना है कि अगर स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कंप्लाई नहीं करती है, अप्लाई नहीं करती है, तो उनके अगेंस्ट कोर्ट में केस किया जा सकता है। दूसरा, गांधीज्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक एलिमेंट है, यानी कि डीपीएसपी के अंतर्गत गांधीज्म भी आता है, यानी कि गांधी जी ने जो सोचा था पॉलिसीज को, वो भी डीपीएसपी में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है उनकी पॉलिसीज। ऑप्शन सी, कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया में लिया गया है। चौथा, कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये स्टेट पर बाइंडिंग नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट।
तो सही ऑप्शन क्या है? ए। अभी हमने डिस्कस किया कि डीपीएसपी के एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता, तो एकदम ए एकदम गलत हो गया। हालांकि जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनको डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में, यानी कि इनके अंतर्गत कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं और कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, जो कि ये गांधीज्म की, जो गांधी जी हैं उनके जो वो सोचते थे कि लॉज हो, पॉलिसी बने, उनको ध्यान में रखते हुए डीपीएसपी में इंक्लूड किया गया है और इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से ही लिया गया है डीपीएसपी को, और ये किसी भी तरीके से बाइंडिंग नहीं है स्टेट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है, अभी हमने डिस्कस कर लिया है हालांकि, कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं। सही ऑप्शन है डी, आयरलैंड। आयरलैंड से लिए गए हैं डीपीएसपी। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही मैच नहीं है। पहला, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत की फॉर्मेशन की बात करता है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 41 मॉन्यूमेंट्स या फिर कोई ऐसी प्लेसेस या ऑब्जेक्ट्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, उनके प्रोटेक्शन की बात करता है। या फिर आर्टिकल 39 ए जो कि फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस की बात करता है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही मैच नहीं है। सही ऑप्शन क्या है? सी, आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 कहीं भी प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात नहीं करता है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स की कौन सी आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो डायरेक्टर प्रिंसिपल के अंतर्गत कवर है। आपको बताना है डीपीएसपी के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स इनमें से इंक्लूडेड है। पहला ऑप्शन कि जो काउ स्लॉटर है उसके ऊपर जो बैन लगा है, ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखित है। दूसरा, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के प्रमोशन के लिए जो भी करना है स्टेट को, ये डीपीएसपी में लिखित है। तीसरा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, यानी कि अगर इक्वल वर्क कर रहे हैं कोई भी महिला या फिर पुरुष, तो दोनों को इक्वल पे का प्रावधान है। या फिर ये सारे ही सही हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से आर्टिकल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? डी, सारे के सारे डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। पहला जो है बैन ऑन दी स्लॉटर ऑफ काउ, यानी कि काउ के स्लॉटर के ऊपर जो बैन है, जो कि आजकल आप देख रहे हैं अब ये एक लॉ बन गया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो डीपीएसपी में लिखा हुआ है वही कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में काम आता है। तो बैन ऑन द स्लॉटर ऑफ काउ ये आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 39 में। तो इसी के साथ ये सारे के सारे आर्टिकल्स डीपीएसपी के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 45, आर्टिकल 39, आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 40। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कौन करता है? तो सही आंसर क्या है? सी, आर्टिकल 44। इसको कैसे याद रख सकते हैं? 44 ये अपने आप में यूनिफॉर्म है क्योंकि 4 है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत मेंशन्ड है। यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव हमेशा अलग रह के काम करेंगे, इनके जो काम करने का दायरा है वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होगा, ये अलग अलग दायरों में काम करेंगे। आपको बताना है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत लिखा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 50, आर्टिकल 50A, आर्टिकल 51 या फिर आर्टिकल 51A। तो ये कैसे याद रखेंगे आप? सेपरेशन कैसे? 50-50 सेपरेशन है कि आप अपना काम करो और हम अपना काम करेंगे। आर्टिकल 50 में मेंशन है कि क्या जेई, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग काम करेंगे। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला, आर्टिकल 43A बात करता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, ये 43A में लिखा हुआ है। 48A में लिखा हुआ है कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को के बारे में और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के बारे में आर्टिकल 48A में लिखा हुआ है। आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है मैटरनिटी रिलीफ के बारे में।
और आर्टिकल 43B के बारे में, 43B में लिखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही मैच नहीं है। सही ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 41 मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात नहीं करता है, आर्टिकल 42 मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात करता है। चलिए, इसी के साथ आज के डीपीएसपी के रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने कर लिए हैं। और ये है सर का टेलीग्राम चैनल, जिसमें आप जुड़ सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। आपको अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।